नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 4 हालिया और बेहद महत्वपूर्ण फैसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये फैसले नौकरी में पदोन्नति, पारिवारिक पेंशन, शिक्षा में दोहरी डिग्री की मान्यता और संयुक्त संपत्ति विवाद जैसे मुद्दों से जुड़े हैं, जो हम सभी के जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लीगल पॉइंट। पहला मामला, पदोन्नति में कोटा बनाम रोस्टर प्रणाली। दोस्तों, हमारा पहला मामला सरकारी नौकरी में पदोन्नति के नियमों से जुड़ा है, जहां अक्सर यह सवाल उठता है कि खाली हुए पद को किस आधार पर भरा जाएगा। केस का नाम डॉक्टर स्वाति अग्रवाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य। केस नंबर C.W.P संख्या 5452 वर्ष 2020। फैसले की तारीख 5 जून 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। यह मामला डॉक्टर स्वाति अग्रवाल से जुड़ा है, जो स्वास्थ्य विभाग में एक जनरल ड्यूटी ऑफिसर GDO थीं। उनकी एक जूनियर सहकर्मी डॉक्टर अरुणा को उनसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी के पद पर पदोन्नति दे दी गई। डॉक्टर स्वाति ने इस पदोन्नति को यह कहते हुए चुनौती दी कि भर्ती नियमों के अनुसार 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद पदोन्नति से भरे जाने थे, और रोस्टर प्रणाली के हिसाब से यह पद सीधी भर्ती के उम्मीदवार को मिलना चाहिए था। वहीं विभाग का कहना था कि चूंकि यह पद एक प्रमोट हुए अधिकारी के पदोन्नत होने से खाली हुआ था, इसलिए इसे पदोन्नति से ही भरा जाना चाहिए। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में अदालत के सामने सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह था कि जब भर्ती नियमों में अलग अलग स्रोतों जैसे सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए कोटा तय हो, तो खाली पद को किस आधार पर भरा जाएगा। रोस्टर प्रणाली का पालन अनिवार्य। अदालत ने साफ किया कि जब नियमों में भर्ती के लिए 50-50% का कोटा तय है, तो उसे बनाए रखने के लिए रोस्टर प्रणाली का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। रिटायर होने वाले का स्रोत महत्वहीन। कोर्ट ने कहा कि खाली हुई वैकेंसी को भरते समय यह नहीं देखा जाएगा कि जो व्यक्ति उस पद से रिटायर या प्रमोट हुआ है, वह खुद सीधी भर्ती से आया था या पदोन्नति से। ऐसा करना कोटा के मूल सिद्धांत को ही खत्म कर देगा। रोस्टर का उद्देश्य। अदालत ने अपने फैसले में जोर दिया कि रोस्टर प्रणाली का उद्देश्य ही भर्ती में तय कोटे को बनाए रखना है, ताकि किसी भी एक श्रेणी के साथ अन्याय न हो। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉक्टर स्वाति अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने उनकी जूनियर की पदोन्नति के आधार को गलत ठहराया और विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने पुराने निर्णय दिनांक 5 दिसंबर 2017 के अनुसार एक समीक्षा DP.C रिव्यू DPC करें और नियमों के अनुसार पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा करें। यह फैसला नौकरी में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। चलिए अब अपने अगले मामले की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मामला, अविवाहित बेटी का पारिवारिक पेंशन पर अधिकार। हमारा अगला मामला समाज में महिलाओं के अधिकारों, विशेषकर एक अविवाहित बेटी के पारिवारिक पेंशन के अधिकार से जुड़ा है। केस का नाम हिमाचल प्रदेश विधानसभा बनाम विद्या देवी व अन्य केस नंबर LPA संख्या 159 वर्ष 2023। फैसले की तारीख 5 जून 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति बिपिन सी नेगी। इस मामले में याचिकाकर्ता विद्या देवी के पिता, जो विधानसभा से रिटायर हुए थे, का देहांत वर्ष 1980 में हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मां को पारिवारिक पेंशन मिलती रही, जिनका निधन वर्ष 2001 में हो गया। इसके बाद सरकार ने एक नियम बनाया कि अविवाहित और बेसहारा बेटियों को भी पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। विद्या देवी ने इस आधार पर पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने यह कहकर मामला उलझा दिया कि यह नियम उन कर्मचारियों के परिवारों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए या मरे हों। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। भेदभावपूर्ण वर्गीकरण असंवैधानिक। अदालत ने माना कि अविवाहित बेटियों को इस आधार पर 2 वर्गों में बांटना कि उनके पिता की मृत्यु 1 जनवरी 2006 से पहले हुई या बाद में, पूरी तरह से तर्कहीन, अनुचित और भेदभावपूर्ण है।
यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का सीधा उल्लंघन है। पेंशन एक पुनरावर्तीवाद कारण है। अदालत ने कहा कि पेंशन का भुगतान हर महीने होता है, इसलिए इसे पाने का अधिकार एक रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन है, यानी अगर कोई व्यक्ति देर से भी दावा करता है तो उसके दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। बकाया अरियर्स पर सीमा। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता ने दावा करने में काफी देरी की, इसलिए न्याय के हित में अदालत ने उनके बकाया को दावा करने की तारीख 19 अक्टूबर 2017 से 3 साल पहले तक सीमित कर दिया। अदालत ने विद्या देवी के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें 1 जनवरी 2006 से पारिवारिक पेंशन का हकदार माना। हालांकि देरी से दावा करने के कारण उन्हें वास्तविक भुगतान 19 अक्टूबर 2014 से करने का आदेश दिया गया। दोस्तों, कानून की ऐसी ही बारीक जानकारियों और अपने अधिकारों को समझने के लिए हमारे चैनल लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी कानूनी अपडेट आपसे छूट न जाए। तीसरा मामला, क्या एक साथ 2 डिग्री करना मान्य है? हमारा तीसरा मामला आज के दौर के उन हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है जो अपना समय बचाने के लिए एक साथ 2 डिग्रियां करते हैं। क्या यह कानूनी रूप से सही है? आइए जानते हैं। केस का नाम कविता शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य। केस नंबर C.W.P, संख्या 6110 और 5155, वर्ष 2025। फैसले की तारीख 5 जून 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ। कविता शर्मा और मोहित 2 उम्मीदवारों ने लेक्चरर के पद के लिए आवेदन किया। दोनों के पास MA राजनीति विज्ञान और B.Ed की डिग्री थी, जो इस पद के लिए अनिवार्य थी। उन्होंने एक डिग्री रेगुलर मोड में और दूसरी प्राइवेट डिस्टेंस मोड में की थी, जिसमें कुछ समय ओवरलैप हो रहा था। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC ने यह कहकर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी कि उन्होंने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां हासिल की हैं, जो UGC के 2022 के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। नियमों का पूर्वव्यापी आवेदन नहीं। अदालत ने पाया कि UGC के जिन दिशा निर्देशों का हवाला देकर उम्मीदवारी रद्द की गई, वे 2022 में आए थे, जबकि उम्मीदवारों ने अपनी डिग्रियां उससे पहले ही पूरी कर ली थीं। अदालत ने कहा कि इन दिशा निर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से, यानी पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय के नियमों की व्याख्या। अदालत ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस को देखा और पाया कि उसमें 2 फुल टाइम रेगुलर डिग्री कोर्स एक साथ करने पर रोक थी, लेकिन एक रेगुलर और एक प्राइवेट डिस्टेंस डिग्री करने पर कोई स्पष्ट रोक नहीं थी। डिग्री की वैधता पर सवाल नहीं। अदालत ने कहा कि जब विश्वविद्यालय ने खुद उम्मीदवारों को दोनों कोर्स में दाखिला दिया और डिग्रियां जारी की और उन डिग्रियों को आज तक रद्द नहीं किया गया, तो भर्ती एजेंसी यानी लोक सेवा आयोग उनकी वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता। अदालत ने लोक सेवा आयोग के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध है। उन्हें भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल करने का निर्देश दिया गया। यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करके एक साथ अलग अलग मोड में पढ़ाई करते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। चौथा मामला, संयुक्त संपत्ति पर निर्माण का विवाद। और दोस्तों, आज का हमारा आखिरी मामला जॉइंट प्रॉपर्टी यानी संयुक्त संपत्ति पर निर्माण से जुड़े विवाद पर है। क्या एक हिस्सेदार दूसरे को निर्माण करने से रोक सकता है? केस का नाम नवीन कुमार व अन्य बनाम इंद्रदेव व अन्य। केस नंबर C.MP.MO, संख्या 82, वर्ष 2025। फैसले की तारीख 5 जून 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। नवीन कुमार वादी ने इंद्रदेव प्रतिवादी को संयुक्त और अविभाजित भूमि पर घर बनाने से रोकने के लिए अदालत में केस दायर किया। उनका आरोप था कि प्रतिवादी जमीन के सबसे कीमती हिस्से पर और अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर निर्माण कर रहा है। निचली अदालत ने निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन अपीलीय अदालत ने रोक हटा दी। मामला फिर उच्च न्यायालय पहुंचा। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। रोक के लिए नुकसान साबित करना जरूरी। अदालत ने स्पष्ट किया
कि सिर्फ इसलिए कि जमीन संयुक्त है, एक सह हिस्सेदार को निर्माण करने से नहीं रोका जा सकता। निर्माण पर रोक लगवाने के लिए दूसरे पक्ष को यह साबित करना होगा कि उस निर्माण से उसे कोई विशेष नुकसान या पूर्वाग्रह प्रेजुडिस हो रहा है। सबूत का भार। नुकसान साबित करने का भार वादी पर होता है। उसे प्रथम दृष्टया प्राइमा फचिए यह दिखाना होगा कि निर्माण जमीन के सबसे कीमती हिस्से पर हो रहा है या प्रतिवादी अपने हिस्से से ज्यादा जगह ले रहा है, जिससे भविष्य में बंटवारे के समय उसे नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रिमा फासी केस का अभाव। इस मामले में वादी अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। वहीं प्रतिवादी का पक्ष मजबूत था कि वह अपने पुराने घर की जगह पर ही नया घर बना रहा है। उच्च न्यायालय ने अपीलीय अदालत के फैसले को सही ठहराया और निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वादी किसी भी तरह का विशेष नुकसान साबित करने में विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें निषेधाज्ञा इंजंक्शन का लाभ नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, ये थे आज के 4 महत्वपूर्ण कानूनी मामले और उन पर माननीय उच्च न्यायालय के प्रगतिशील फैसले। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। आप भविष्य में किस तरह के कानूनी विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। लीगल पॉइंट को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।